हमारे पास जो सामग्री है वो ईरान के दो बहुत ही अलग अलग दौर की कहानी कहती है। एक तरफ है 1979 जब एक क्रांति ने ईरान को हमेशा के लिए बदल दिया, और दूसरी तरफ है आज का दिन 16 जनवरी 2026 जहां ईरान एक बहुत बड़े संकट के चौराहे पर खड़ा है। और ये दोनों कहानियां ये आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, आज जो हो रहा है उसकी जड़ें कहीं ना कहीं 1979 में ही छिपी हैं। सही कहा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे 1979 की घटनाओं ने आज के ईरान को कैसे शक्ल दी और वो कौन सी चिंगारियां हैं जो तब से लेकर आज तक सुलग रही हैं। चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। जरूर। तो शुरू करते हैं 1979 से पहले के ईरान से। तब शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था और ये बात भी काफी दिलचस्प है कि उन्हें सत्ता में वापस लाने में 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों का एक बड़ा हाथ था। हाँ, और शाह का एक विजन था। वो ईरान को बहुत तेजी से बदलना चाहते थे, एक मॉडर्न देश बनाना चाहते थे, बिल्कुल पश्चिम जैसा। और इसी सोच के साथ उन्होंने 1963 में सफेद क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन शुरू की थी। जी, और उसके लक्ष्य मतलब कागज पर तो बहुत अच्छे थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा। जमीन में सुधार, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, शिक्षा का प्रसार, ये तो किसी भी देश के लिए तरक्की की बातें हैं। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ इस बात में थी कि ये सारे बदलाव ऊपर से थोपे जा रहे थे। अच्छा। मतलब जनता से पूछा नहीं जा रहा था, और इसने ईरान के दो बहुत ताकतवर तबकों को सीधे सीधे नाराज कर दिया। अच्छा। पहला शिया मौलवी। उन्हें लगा कि भूमि सुधार से उनकी जमीनें और जो धार्मिक संस्थानों की ताकत है वो छिन जाएगी। और दूसरा तबका कौन था? दूसरा था आम रूढ़िवादी समाज। उन्हें लगा कि ये जो पश्चिमी संस्कृति आ रही है, जैसे अमेरिकी फिल्में, महिलाओं के लिए मिनिस्कर्ट, ये उनकी इस्लामी पहचान पर सीधा हमला है। तो एक तरफ से शाह आधुनिकीकरण कर रहे थे और दूसरी तरफ से वो अपने ही समाज के एक बड़े हिस्से से दूर होते जा रहे थे। और पर्दे के पीछे तो कहानी कुछ और ही चल रही थी। मतलब एक तरफ शाही परिवार तेल की कमाई से ऐशो आराम कर रहा था, लेकिन आम लोग वो महंगाई और बेरोजगारी से पिस रहे थे। बिल्कुल, और इस असंतोष को दबाने के लिए शाह ने अपनी खुफिया पुलिस सावाक का बेरहमी से इस्तेमाल किया। सावाक का खौफ ऐसा था कि कोई भी सरकार के खिलाफ मुंह खोलने से डरता था। और फिर 1975 में तो उन्होंने हद ही कर दी, एक दलीय व्यवस्था लागू कर दी। हाँ, मतलब हर नागरिक को उनकी पार्टी का सदस्य बनना जरूरी था। तो ये तो एक तरह की तानाशाही हो गई। लोगों में ये भावना तो घर कर ही गई होगी कि शाह सिर्फ पश्चिम की, खासकर अमेरिका की एक कठपुतली है। और यहीं से आप कह सकते हैं विरोध की जमीन तैयार हुई। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि शाह के खिलाफ जो लोग खड़े हुए हैं वो एक दूसरे से कितने अलग थे। मतलब एक तरफ शिया मौलवी, दूसरी तरफ लोकतंत्र की मांग करने वाले सेक्युलर छात्र और बुद्धिजीवी, और यहाँ तक कि कम्युनिस्ट भी। हाँ, ये एक बहुत ही बेमेल सा गठबंधन लगता है। ये लोग एक साथ आए कैसे? आपने बहुत सही सवाल उठाया। ये वाकई एक अनोखा गठबंधन था। इन सब की विचारधाराएं अलग थीं, लेकिन दुश्मन एक था, शाह। पर इस गठबंधन की जो सबसे मजबूत कड़ी थी, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो थे बाजारी। बाजारी मतलब बाजारों के व्यापारी? जी, ये व्यापारी वर्ग पारंपरिक रूप से मौलवियों के बहुत करीब था। जब शाह की सरकार ने अर्थव्यवस्था पर अपना शिकंजा कसना शुरू किया, उनके काम में दखल देना शुरू किया, तो वो भी शाह के खिलाफ हो गए। अच्छा। और उन्होंने चुपचाप इन विरोध प्रदर्शनों को पैसा और संगठन की ताकत देना शुरू कर दिया। इस तरह मस्जिद यानी मौलवी, यूनिवर्सिटी यानी छात्र और बाजार यानी व्यापारी, ये तीनों ताकतें एक साथ आ गईं। और इन सब का एक चेहरा बने आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, एक शिया मौलवी जिन्हें शाह ने 1964 में ही देश से निकाल दिया था। ये बात सोचने वाली है कि बिना इंटरनेट और सोशल मीडिया के एक देश से बाहर बैठे लीडर ने पूरे देश में अपनी आवाज कैसे पहुंचाई। इसका जिक्र है सामग्री में, कैसेट टेप्स के जरिए। कमाल की रणनीति थी ये। बिल्कुल, वो उस दौर का सोशल मीडिया था। हर कैसेट एक वायरल पोस्ट की तरह था। खुमैनी के भाषणों वाले ये कैसेट ईरान में स्मगल किए जाते थे और हाथों हाथ उनकी कॉपी बनाकर पूरे देश में फैलाई जाती थी। तो सरकार की सेंसरशिप पूरी तरह नाकाम हो गई। पूरी तरह। इन टेपों में वो शाह को शैतान और अमेरिका का एजेंट कहते थे। तो उन्होंने सिर्फ विरोध को आवाज ही नहीं दी, बल्कि एक विचारधारा भी दी। हाँ, विलायत फकीह। सही, जिसका मतलब है इस्लामी न्यायविद का शासन।
उन्होंने लोगों को सिखाया कि जुल्म और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना उनका धार्मिक फर्ज है। और इनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने मस्जिदों के विशाल नेटवर्क को क्रांति के संगठन का केंद्र बना दिया। और उसका तरीका भी बहुत चालाक था। हाँ, वो जो चेहलोम वाली बात है, बताइए जरा उसके बारे में। तो जब भी सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाते और किसी की मौत हो जाती, तो शिया परंपरा के अनुसार 40वें दिन यानी चेहलोम पर एक शोक सभा रखी जाती थी। अच्छा। मौलवी इन शोक सभाओं का आयोजन करते थे और ये सभाएं अक्सर एक नए और बड़े विरोध प्रदर्शन में बदल जाती थी। फिर उस प्रदर्शन में कोई मारा जाता और 40 दिन बाद फिर एक शोक सभा। तो इस तरह विरोध की एक ऐसी लय बन गई जो कभी टूटी ही नहीं। बिल्कुल। और खोमेनी ने अपने गठबंधन को भी बहुत चालाकी से जोड़े रखा। उन्होंने आज़ादी और सामाजिक न्याय जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन अपनी असली मंशा यानी मौलवियों का शासन उसको छिपाए रखा। सही कहा, ताकि उनके सेक्युलर और वामपंथी साथी डर के भाग न जाएं। वो हर समूह को वही सुना रहे थे जो वो सुनना चाहता था। और फिर 1978 में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने इस असंतोष की आग में घी का काम किया। जनवरी में कोम शहर में छात्रों का प्रदर्शन हुआ जिस पर गोलियां चलीं, लेकिन असली भूचाल तो अगस्त 1978 में आया। अबादान शहर की घटना, सिनेमा रेक्स, एक भयावह घटना थी वो। बहुत। सिनेमा घर में आग लगा दी गई और 400 से ज्यादा लोग जिंदा जल गए। सरकार ने इसका इल्जाम इस्लामी कट्टरपंथियों पर लगाया, लेकिन आम लोगों को पक्का यकीन था कि ये शाह की खुफिया पुलिस SAVA का काम है, ताकि प्रदर्शनकारियों को बदनाम किया जा सके। हाँ, इस एक घटना ने पूरे देश के गुस्से को भड़का दिया। और इसके ठीक एक महीने बाद 8 सितंबर 1978 को तेहरान में ब्लैक फ्राइडे हुआ। जाले स्क्वायर में हजारों प्रदर्शनकारियों पर सेना ने सीधे गोलियां बरसा दी। कहा जाता है कि इस नरसंहार ने शाह के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। बिल्कुल। इस नरसंहार के बाद बातचीत या शांतिपूर्ण बदलाव की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। लोगों को समझ आ गया कि ये शासन सिर्फ हिंसा की भाषा समझता है। इसके बाद तो पूरे देश में हड़तालें शुरू हो गई होंगी। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब तेल के कुओं पर काम करने वाले मजदूरों ने काम बंद कर दिया। और तेल तो शाह की अर्थव्यवस्था की रीढ़ था। हाँ, और वो रीढ़ टूट गई। देश आर्थिक रूप से ठप हो गया। जैसा कि उस समय एक अमेरिकी राजनयिक ने कहा भी था, शाह एक ऐसा राजा था जिस पर शासन करने के लिए कोई बचा ही नहीं था। और फिर अंत आ ही गया। 16 जनवरी 1979 शाह ईरान छोड़कर भाग गए। और 1 फरवरी को खुमैनी 14 साल बाद हीरो की तरह वतन लौटे। लाखों लोग उनके स्वागत में सड़कों पर थे। 11 फरवरी आते आते सेना ने भी हथियार डाल दिए और हजारों साल पुरानी राजशाही खत्म हो गई। इसके बाद खुमैनी ने बहुत तेजी से सत्ता पर अपनी पकड़ बनाई। मार्च 1979 में एक जनमत संग्रह हुआ और 98% से ज्यादा वोटों से ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन गया। और जिन उदारवादियों, वामपंथियों और सेक्युलर लोगों ने क्रांति में उनका साथ दिया था, उन्हें एक एक करके किनारे कर दिया गया, या तो जेल में डाल दिया गया या फिर मार दिया गया। तो जिस आजादी के वादे पर सब एक हुए थे, वो आजादी कभी आई ही नहीं, बल्कि एक नई तरह की दमनकारी व्यवस्था शुरू हुई जो मानवाधिकार संगठनों के अनुसार कुछ मामलों में शाह के दौर से भी ज्यादा क्रूर साबित हुई। और इस क्रांति का असर सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं रहा। इसने पूरी दुनिया, खासकर मिडिल ईस्ट की राजनीति को बदल दिया। हाँ, ईरान जो कल तक अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी था, अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा और 52 राजनयिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाना, वो एक ऐसी घटना थी जिसने अमेरिका ईरान संबंधों में हमेशा के लिए जहर घोल दिया। और इसी कट्टर दुश्मनी की विरासत, इसी इस्लामी गणराज्य की नींव ने एक ऐसी पीढ़ी को जन्म दिया जो अब उसी व्यवस्था की दीवारों पर सवाल उठा रही है। सही कहा। इसकी पहली बड़ी झलक हमें 2022 में दिखी, जब महसा अमीनी की मौत के बाद नारी, जीवन, स्वतंत्रता का नारा गूंजा। उन प्रदर्शनों ने यह साफ कर दिया कि ईरान की युवा पीढ़ी अब इस इस्लामी गणराज्य से तंग आ चुकी है। वो न शाह न मुल्ला का नारा लगा रहे थे। मतलब उन्हें न राजशाही चाहिए, न मौलवियों का राज। और इसी पृष्ठभूमि में आज का यानी जनवरी 2026 का संकट खड़ा हुआ है। इसे बाजार विरोध या विंटर अपराइजिंग कहा जा रहा है। और ये दिसंबर 2025 में शुरू हुआ। इसकी खास बात यह है कि ये सामाजिक मुद्दों पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से आर्थिक कारणों से शुरू हुआ। और इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की तेहरान के ग्रैंड बाजार के व्यापारियों ने, वही बाजारी वर्ग जो 1979 की क्रांति की रीढ़ था।
ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। मतलब जिस तबके ने 1979 में क्रांति की नींव रखी, वही आज की व्यवस्था की नींव मिला रहा है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि संकट कितना गहरा है। बिल्कुल, वजह है देश की चरमराती अर्थव्यवस्था। ईरानी रियाल की कीमत पिछले 6 महीनों में 40% तक गिर गई है। लोगों की जमा पूंजी खत्म हो रही है। और ये हड़ताल अब सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं है। नहीं, ये इस्फहान, तबरीज जैसे दूसरे बड़े शहरों के व्यापारियों और ट्रक वालों तक भी फैल गई है। झड़पों में हजारों लोगों के मारे जाने का अनुमान है। तो सवाल ये है कि ईरान इस परफेक्ट स्टॉर्म यानी इस चौतरफा संकट में फंसा कैसे? सामग्री के हिसाब से इसके पीछे एक नहीं बल्कि 3 बड़ी वजह हैं। पहली तो राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की नाकामी बताई जा रही है। उन्हें 2024 में एक सुधारवादी चेहरे की तरह चुना गया था, पर हुआ ये कि ईरान का जो सत्ता का ढांचा है वो बहुत जटिल है। असली ताकत तो सर्वोच्च नेता और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के पास है। तो उन्होंने उन्हें काम ही नहीं करने दिया। बिल्कुल, कट्टरपंथियों ने उनके हर सुधारवादी कदम को रोक दिया। नतीजा ये हुआ कि जिस जनता ने उम्मीद से उन्हें वोट दिया था, उसी का उन पर से भरोसा उठ गया। वो एक ऐसे कप्तान बन गए जिनके हाथ में पतवार ही नहीं थी। मतलब जनता की उम्मीदें पूरी तरह टूट गईं। और इसी बीच जून 2025 में इजराइल के साथ वो 12 दिन का युद्ध भी हो गया। इसका क्या असर पड़ा? ये दूसरा बड़ा झटका था। इस युद्ध में ईरान को सैन्य नुकसान तो हुआ, लेकिन सबसे बड़ी चोट उसकी अर्थव्यवस्था को लगी। इजराइल ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया, जिससे तेल और गैस का निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ। देश की कमाई का मुख्य स्रोत ही ठप पड़ गया। और जैसे ही कमाई गिरी, ईरानी मुद्रा और तेजी से नीचे गिरने लगी। और तीसरी वजह बताई जा रही है सीरिया में बशर अल असद सरकार का गिरना। जी, ये ईरान के लिए एक क्षेत्रीय झटका कैसे था? ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक झटका था। सीरिया ईरान का सबसे मजबूत सहयोगी था और लेबनान में हिजबुल्लाह तक पहुंचने का उसका जमीनी रास्ता था। असद सरकार के गिरने से वो रास्ता बंद हो गया। तो एक तरफ देश के अंदर आर्थिक संकट और दूसरी तरफ देश के बाहर उसका प्रभाव कम हो रहा था। हाँ, और इन सब के ऊपर एक और बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं कर रहा। उत्तराधिकार का सवाल। सर्वोच्च नेता अली खामेनी 86 साल के हो चुके हैं और उनकी सेहत बहुत खराब है। जी, और पर्दे के पीछे सत्ता का एक शांत संघर्ष चल रहा है। एक तरफ हैं उनके बेटे मुज्तबा खामेनी और दूसरी तरफ है देश की सबसे ताकतवर संस्था IRGC। खामेनी पिछले कई हफ्तों से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए, जिससे अफवाहों का बाजार और गर्म है। तो इसका मतलब ये है कि देश के शीर्ष पर एक शक्ति शून्य, एक पावर वैक्यूम बन गया है। हाँ, और इस शून्य को IRGC भर रही है। व्यावहारिक रूप से आज देश की सुरक्षा और प्रशासन वही चला रही है। ईरान अब एक इस्लामी गणराज्य से ज्यादा एक सैन्य सुरक्षा व्यवस्था बन गया है, जो खुद भारी दबाव में है। बिल्कुल। आर्थिक संकट इतना गहरा है कि सरकार अब लोगों को सब्सिडी भी नहीं दे पा रही, जो दशकों से ईरानी समाज का एक अहम हिस्सा रही है। तो अगर हम 1979 और आज की तुलना करें तो एक बड़ा फर्क साफ दिखता है। 1979 में मौलवी और बाजार दोनों जनता के साथ थे और शाह के खिलाफ थे। और आज मौलवी सत्ता का हिस्सा हैं और बाजारी सत्ता के खिलाफ खड़ा हो गया है। ये सबसे बड़ा फर्क है। लेकिन एक और बहुत बड़ा अंतर है। आज के शासन की अपनी सेना और सुरक्षा बलों पर पकड़ शाह से कहीं ज्यादा मजबूत और क्रूर है। IRGC और बसीज जैसी ताकतें किसी भी विरोध को कुचलने के लिए तैयार हैं। इसलिए आज की लड़ाई 1979 से कहीं ज्यादा मुश्किल और खूनी हो सकती है। 1979 में ईरान के लोगों ने एक राजा को हटाने के लिए हाथ मिलाया था। उनकी उम्मीद थी कि एक इस्लामी गणराज्य उनके लिए न्याय और बेहतर भविष्य लाएगा। आज लगभग 47 साल बाद एक नई पीढ़ी फिर सड़कों पर है, उसी व्यवस्था के खिलाफ। ये हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। 1979 में एक सपना था, चाहे वो बाद में टूट ही गया हो। आज जब न शाह न मुल्ला का नारा गूंज रहा है, यानी जब राजशाही और मौलवियों का शासन दोनों को खारिज कर दिया गया है, तो अब वो कौन सी नई सोच या कौन सा नया सपना है जो ईरान के लोगों को एक बार फिर एकजुट कर सकता है? इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है।